जय हिंद दोस्तों। ये सेट नंबर हम लोगों का 12 होने वाला है। हम लोग जिसमें बिहार एसएससी 10+2, बिहार सीजीएल 4, बीएसओ, एसएसओ, बीपीएससी, एएसओ, इन सब का सिलेबस सेम ही है। और बिहार एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सिलेबस सब में क्या होता है, समान ही होता है। जैसे अगर हम बात करें तो रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या कितनी, तो 50 क्वेश्चन, मैथ के प्रश्न 25 क्वेश्चन, साइंस के प्रश्न 25 क्वेश्चन, और जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, जीके के प्रश्न आते हैं 50 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर्स लेकर सभी रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिलेबस हो गया। चाहे बीपीएससी एएसओ का हो गया, बीएसओ का हो गया, एसएसओ का हो गया, या सीजीएल 4 या 10+2 या बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो समझिए कि जब हम 75 जो है क्वेश्चन क्या करेंगे, जीके और जीएस के करेंगे, तो जो बिहार दोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी एग्जाम में रीजनिंग 50 क्वेश्चन, किसी भी एंगल से रीजनिंग आप बना लीजिएगा तो ये जो प्रैक्टिस सेट हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन मैथ का कर लीजिएगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का कर लीजिएगा, साइंस का 25 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और जीके के 50 क्वेश्चन क्या होते हैं, एनफ होते हैं। और इसका जो हम लोग क्या करते हैं, फुल डिटेल सोल्यूशन भी करते हैं। तो ये हमारा फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है, सेट नंबर 12। हूबहू ऐसे एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम रोजाना जो है वीडियो ला सके। और इसी चैनल पे जो जो एग्जाम है उसका जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जैसे अभी बीएसपीएससीएल का करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो एग्जाम डेट दे दिया है, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही नहीं है पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कहिएगा कि हमें तो पता करने का, हमारे पास मालूम होना चाहिए इन सब का मान, तभी तो हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा हम सभी जानते हैं कि 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। तो ये जो पहला नंबर हमारा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए एक थर्म लिखा हुआ है, तो एक थर्म में बराबर कितना जूल होता है, तो इसके बारे में भाई याद रखना है कि एक थर्म में 1 लाख ब्रिटिश उष्मा इकाई होता है। कितना होता है, 1 लाख ब्रिटिश उष्मा इकाई होता है। तो हमारा जो है दूसरा ही क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, दूसरा में टिक करेंगे, ये ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर इज द रॉन्ग आंसर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। अब इसमें ऑप्शन में देखिए ब्रिटिश उष्मा इकाई इसका है 252 कैलोरी, बिल्कुल सही है। एक ब्रिटिश उष्मा इकाई 252 कैलोरी के बराबर होता है, और एक कैलोरी जो होता है 4.18 जूल के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और उष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस में हम सभी जानते हैं क्या होता है, कैलोरी होता है। चलिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है काल्पनिक अथवा दोलन गति, क्या कर रहा है, कौन सा काल्पनिक अथवा दोलन गति का उदाहरण है। काल्पनिक और दोलन गति का उदाहरण हमसे पूछा है, तो दीवार घड़ी की लोलक की गति, ये क्या दोलन गति का उदाहरण है, बिल्कुल नहीं। सिलाई मशीन में जो सुई की गति होती है क्या दोलन का उदाहरण है, बिल्कुल नहीं। जो घड़ी की सुई की गति होती है वो क्या होता है, दोलन गति का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोलन मतलब क्या होता है ना कि दोलन एक घड़ी है और लटक कर इधर जा रही है, इधर आ रही है, इधर जा रही है, इधर आ रही है। ठीक है, तो दीवार की में जो घड़ी लोलक की गति होती है, एक लटका हुआ रहता है। ठीक है, तो वो लटकते रहता है इधर से उधर, तो ये क्या है, दोलन गति का उदाहरण है। तो ये तो दोलन गति का उदाहरण है। सिलाई मशीन की सुई जो होती है एक समय पर क्या होती है, टप 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 टप, ये भी दोलन गति की उदाहरण है। ठीक है, फिर घड़ी की सुई जो है दोलन गति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पूछ रहा था नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर क्या है कि दिए गए शब्द को अर्थ और तर्क के आधार पर व्यवस्थित करना है। अर्थ के आधार पर और तर्क के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए सूर्य, ग्रह, क्षुद्र ग्रह और गैलेक्सी, इसके हिसाब से सही क्रम क्या होगा, तो गैलेक्सी के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो पहले जो है 4 नंबर का होगा, तो 4 हमारा 2 ऑप्शन में शुरू होता है, तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन हम एलिमिनेट कर दिए।
ठीक है, ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए 4 के बाद कौन सा होगा, तो 4 की गैलेक्सी में क्या होता है, ग्रह मौजूद होता है, हम सभी जानते हैं। तो 4 के बाद जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 के बाद 3 एक ही में है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलेक्सी, फिर ग्रह, ठीक है, फिर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह और फिर हो जाएगा सूर्य, ये ध्यान रखना है। सूर्य क्या है, तो सूर्य ग्रह है या तारा है, तो सूर्य एक तारा है, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इंडोनेशिया की राजधानी हमसे पूछा है। एक राजधानी पूछता ही है, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, इंडोनेशिया की राजधानी। तो ये ध्यान रखना, इंडोनेशिया की जो राजधानी है कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है। तो देखिए इंडोनेशिया की जो राजधानी है मेरे भाई, वो कहाँ है, एम्स्टर्डम है, नुसांतारा है, या हनोई है, या पोर्ट लुई है, ठीक है। तो हमसे इंडोनेशिया की राजधानी पूछी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है नुसांतारा। क्या है, नुसांतारा है राजधानी, ये ध्यान रखना, कहाँ है, नुसांतारा है। नुसांतारा इंडोनेशिया की राजधानी है। अब एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है, तो नीदरलैंड की राजधानी है। हनोई किसकी राजधानी है, तो वियतनाम की राजधानी है। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम की है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा रीजनिंग से क्वेश्चन है। क्या है कि बढ़ई का काम क्या है, हथौड़ा से। बढ़ई जो है हथौड़ा इस्तेमाल करता है। तो मछुआरा क्या इस्तेमाल करता है, जाल इस्तेमाल करता है। इसके लिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा ये। मिस्त्री कार, कसाई मांस और नर्स रोगी बिल्कुल नहीं, ठीक है। औजार के रूप में बढ़ई हथौड़ा है, तो मछुआरा का औजार क्या है, जाल ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर है कि जीत ने एक पुस्तक का 60/10 भाग पढ़ा, जबकि ज्योति ने पुस्तक पढ़ रही उसने उसका 11/14 भाग पढ़ा। तो हालांकि दोनों के पास अपनी पुस्तकों को 180 पृष्ठ पढ़ना शेष है, तो जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितनी अंश और ज्योति के द्वारा पढ़ा गया है। तो बोल रहा है कि जीत के द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति के द्वारा पढ़ा गया। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ज्योति का कितना है और फिर जीत का कितना है, तब ना वो मान निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसे हम जूम करते हैं। अब देखिए जीत ने एक पुस्तक 7/10 भाग पढ़ा, ठीक है। तो इसको आसान से भी बना सकते हैं। कैसे आसानी से बनाया जा सकता है, देखिए पढ़ा गया भाग और नहीं पढ़ा गया भाग हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे अगर हम बात करें जीत के द्वारा जो पढ़ा गया भाग कौन सा है, जैसे जीत हम लिख देते हैं J4 जीत, यहाँ समझिएगा। पढ़ा गया भाग कितना है, 7 है। तो नहीं पढ़ा गया भाग कितना है, 10 है। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए वहीं पे ज्योति की अगर हम बात करें, ठीक है, ज्योति के द्वारा, ठीक है, तो ज्योति के द्वारा की अगर हम बात करें तो पढ़ा गया भाग कितना है, तो 11, और नहीं पढ़ा गया भाग 11 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो बोल रहा है क्या कि दोनों के पास अपने अपने पुस्तक के 180 पृष्ठ पढ़ना शेष है। कितना है पढ़ना शेष, तो 180 जो है पृष्ठ पढ़ना शेष है। तो जीत द्वारा पढ़े गया, तो अब देखिए नहीं पढ़ा गया तो इक्वल है, तो इनका जो रेशियो कितना हो जाएगा, 7/11 ही आ जाएगा, 11/7 आ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि जीत द्वारा पढ़े गए संख्या का कितना ज्योति के द्वारा पढ़ा गया है, तो 11/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आसानी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा C नंबर क्वेश्चन, C आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे समझिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्नेहा को 16 परीक्षाओं का औसत जो अंक कितना है, 25 अंक मिला। यानी स्नेहा को 16 परीक्षा में कितने मिले हैं, तो 25 अंक मिले, ठीक है। तो 25 × 16 करेंगे तो टोटल अंक हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। 16 × 25, तो टोटल अंक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 × 25 यानी 124। 16 × 5 80 और 16 दूनी 32, 124 कहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 परीक्षाओं का औसत तक 25, यानी हम क्या करेंगे 16 × 25 कर देंगे, ठीक है। तो 16 × 25 करेंगे तो 16 × 5 80, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी 400 आ जाएगा इनका योग। 400 इनका योग आ गया। और है कि प्रियल को औसत 23 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसने केवल 12 परीक्षाओं में भाग लिया। अब 12 परीक्षाओं में भाग लिया कौन, प्रियल, तो उसके औसत अंक कितने हैं, 23 है। तो 23 × 12 कर देंगे।
तो 23 गुने अगर हम 12 करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 12 तिया 36, यानी कितना आ जाएगा 276। ठीक है, पीएल के। अब बोल रहा है कि प्रियल को स्नेहा के प्रदर्शन के बराबर पहुंचने के लिए सात परीक्षाओं में कितने अंक जो है प्राप्त करने होंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना का है, तो कहेगा कि 124 का अंतर है। ठीक है, तो 4 परीक्षाओं का औसत अगर हम बात करेंगे तो 4 12 और 4 कम 1 यानी कितना, 31 अंक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर के भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के द्वारा राज्य संस्थानों को, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची क्या कर रहा है कि राज्य संस्थान पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय में कौन सा सम्मिलित इनमें से नहीं है। यानी 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज संस्था से संबंधित कौन सा विषय इसमें जो है शामिल नहीं है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो देखिए, पुस्तकालय है, गैर पंचायत ऊर्जा स्रोत है, सड़कें पुल जल मार्ग और अन्य संचार का साधन भी है, लेकिन उच्च शिक्षा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा इसमें से नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज संस्था में टोटल विषयों की संख्या अगर आपसे पूछे दे तो टोटल कितने हैं, 29 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है, 29 विषय शामिल है, जिसमें पुस्तकालय, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सड़क, पुल, जलमार्ग, लेकिन उसमें उच्च शिक्षा शामिल नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है कि दूध का संबंध जो है लीटर से। अब दूध किस में मापा जाता है, तो ये कोई पूछने की बात है। दूध को मापा जाता है लीटर में। तो चीनी को हम किससे मापते हैं, तो चीनी को मापते हैं केजी से। ठीक है, चीनी को हम किससे मापते हैं, तो चीनी को मापते हैं केजी से, यानी किलोग्राम से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर है कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध, जो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था 1824-26 के बाद कौन सी संधि हुई थी। तो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो हुआ था यानडम्बू की संधि। यानडम्बू की संधि हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध याद रखना 1824-26 में हुआ था। ठीक है, उस समय जो गवर्नर था लॉर्ड हेमस्ट था। ठीक है, जो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो है लड़ा गया था। ठीक है, और अंग्रेज और बर्मा के बीच में जो है एक संधि हुआ था 1826 में, जिसे हम क्या कहते हैं, यानडुब की संधि कहते हैं। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि जो है, प्रथम शांति और मित्रता संबंधी, ठीक है, प्रथम शांति और मित्रता संधि जो है किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ था काठमांडू में। कहाँ हुआ था, काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और ये कब, 1950 में किया गया था। ठीक है, तो आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि जो हुआ काठमांडू में, कब हुआ, तो 1950 में किया गया था, ये शांति हुआ था। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। और हम सभी जानते हैं कि नेपाल जो है ना जो गणराज्य घोषित हुआ वो कब हुआ, नेपाल जो है गणराज्य घोषित हुआ 2008 में। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो है पहले राजतंत्र था और बाद में ये गणतंत्र हुआ है। ठीक है, ये एक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है नेपाल और भारत के जो नागरिक है एक दूसरे के आने जाने की छूट है। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंकों में वही संबंध है जो दिए गए शब्द समूह से संबंधित है। तो देखिए 512 और 64। तो 512 आपको पता हुआ कि क्यू है, कितना का क्यू है भाई, तो 8 का क्यू है। और 64 कितना का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें से देख लीजिए एक क्यू है एक स्क्वायर। ठीक है, तो 1331 11 का क्यू है और जो है 121 जो है क्या है, 12 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो ये हमारा हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है, इसमें कोई पूछने वाली बात है। भारत का प्रवेश द्वार जो है हम सभी जानते हैं कि मुंबई को कहा जाता है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में ही है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई को कहा जाता है। कोलकाता को क्या कहा जाता है, तो कोलकाता को याद रखना है कि डायमंड हार्बर कहा जाता है, कोलकाता को डायमंड हार्बर। ठीक है, महलों का शहर कौन सा है, तो महलों का शहर जो है और भारत का टॉलीवुड भी कहा जाता है किसको, तो कोलकाता को ही कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको।
ठीक है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि कोची को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी प्रकार अगर हम आप बात करें तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट में हम और आपको बता दें कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। भारत का उद्यान बंगलुरु को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ को कहा जाता है। पहाड़ों की मलिका जो है नेत्रहाट को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी जो है किसे? तो डूंगरपुर को कहा जाता है। मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। गुलाब नगरी जयपुर है। साल्ट सिटी गुजरात है। नवाबों का शहर लखनऊ है। त्योहारों का नगर मदुरै है। मंदिरों में और घाटों का नगर कौन है? वाराणसी है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और मलय का अर्थ क्या होता है? तो सफेद चंदन का वृक्ष होता है मलय का अर्थ, ये ध्यान रखना है। जिसे हमने बताया ना कि मलय का जो देश कहा जाता है कर्नाटक को। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे देख लेते हैं, दिए गए जो है आकृति श्रृंखला का अगला पद हमसे पूछा है। ठीक है, तो इनमें से देख लेते हैं आकृति में अगला पद इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ऊपर जो है त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो अगला बार इधर आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। ठीक है, तो अगला हम फिगर को देखेंगे क्योंकि दो तो एलिमिनेट हो गए। अब देख लीजिए चतुर्भुज, चतुर्भुज जो है साइड में है, एकदम बगल में साइड में, त्रिभुज के बगल में ही साइड में है। तो त्रिभुज के ये इधर चतुर्भुज है, होना चाहिए इधर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन मेरे भाई। आसान होता है, ऐसे प्रश्नों को एलिमिनेशन से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि दो सहमूल संख्याएं हैं, x और y का लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछा है। ठीक है, तो लसा बराबर क्या? लसा होता है अंशों का लसा और बटा हरों का मस। ठीक है, तो एक्स वाई बटा 1 1, तो कितना हो जाएगा? एक्स वाई ही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर हम देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक पाइप है। ठीक है, एक ए पाइप जो है बी क्रमशः 40 मिनट में, ए पाइप 40 मिनट में, बी जो है 80 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो देखिए ए जो है 40 मिनट में भर सकता है और बी जो है वो कितना मिनट में? 80 मिनट में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का एलसीएम टोटल काम होता है तो 80। अब बोला कि दोनों पाइप कुछ समय के लिए एक साथ खोल जाते हैं और फिर पाइप बी बंद कर दिया जाता है। तो यदि टंक को भरने में कुल समय जो है 3 मिनट लगता है, यानी देखिए इसका एफिशिएंसी जो है 40 दूनी 80 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। तो बोल रहा है कि एक मतलब पाइप जो है यदि टैंक को भरने में कुल समय जो है 30 मिनट लगता है तो पाइप बी कितनी देरी खुला रहा था। ठीक है, तो 30 मिनट लगेगा तो ए के द्वारा भरा जाएगा, तो कितना काम होगा भाई? दोनों के द्वारा। तो ए प्लस बी जो है मिल के काम करेगा कितना? 3 काम करेगा, तो 30 घंटा ये काम करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल कहिएगा ए प्लस, सॉरी सिर्फ ए के द्वारा, इसके द्वारा, ए के द्वारा। बोल रहा है क्या कि एक टैंक भर सकते हैं, दोनों पाइप कुल समय के लिए एक साथ, मतलब दोनों पाइप को जो है कुछ समय के लिए एक साथ खोला गया था और फिर पाइप बी जो है क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। यदि टैंक को भरने का कुल समय 30 मिनट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए जो है 30 मिनट में कितना भरेगा, तो ए जो है 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 2 काम कर रहा है, तो 30 मिनट में वो कितना काम कर देगा? तो 30 दूनी 60 काम कर देगा। कितना काम करेगा? 60 काम करेगा। तो शेष काम जो बचेगा वो कौन करेगा? बी करेगा। शेष काम बचेगा बी करेगा, तो शेष काम 80 में से 60 जाएगा तो बच जाएगा शेष काम बी, और बी काम एक के स्पीड से कर रहा है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यानी 20 मिनट का समय लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ ए कितना आ जाएगा आंसर? 20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि मणिपुर का कौन सा समुदाय जो है हर साल फसल के मौसम के बाद जो है गान नगाई उत्सव मनाता है। अब बताइए गान नगाई उत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा? तो मणिपुर के द्वारा। ठीक है, तो मणिपुर के कौन से समुदाय के द्वारा जो है गान नगाई जो है त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन
पूछा है तो ये ध्यान रखना है। वहाँ के एक है जेलियारंग, ठीक है। तो ये सबसे पहले याद रखना है कि जेलियारंग जो है कहाँ के समुदाय है, तो जेलियारंग जो है वो मणिपुर के समुदाय हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। 18 नंबर है क्वेश्चन, भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड जो है गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया था, तो भारत ने जो है क्या जीता है, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड, ठीक है। तो ये जो आयोजन है इसका आयोजन जो है किस देश ने किया है, तो जर्मनी ने किया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है मेक को क्या लिखा जा रहा है, तो कम लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार जस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो एम से ए हो गया। तो एम से ए हो गया, कितना का अंतर है आप समझ सकते हैं, तो एम ए के ही। अच्छा देखिए मेक में एक एम दोनों ही साथ में है लेकिन आरोही क्रम में, तो देखिए जे यू एस टी में सबसे पहले कौन आएगा, तो ये कोई पूछने की बात है, सबसे पहले आएगा जे, तो जे एस टी एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब लेटर को बस मेक है, जैसे मेक लिखा गया है एम ए के ई, तो इस लेटर को क्या किया गया है, पहले ए को पहले लिख दिया गया है, फिर ई को, फिर उसके बाद एम आता है तो एम लिखा गया है, के आता है तो के लिखा गया है, फिर एम लिखा गया है, ठीक है। तो वही सजा दिया गया है लेटर को। अब जैसे कहने का मतलब है कि 2 है, 5 है, 1 है, 0 है, इसको सजाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 1 फिर 2 फिर उसके बाद 5, यही तो आरोही क्रम होता है, बढ़ते क्रम। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ, सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो है 1975 में प्राप्त हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 11 13 29 और 91 और 369, 11 13 29 91 और 369 से संबंधित जो है क्वेश्चन हमसे पूछा है। अब देखिए कुछ जैसे हम जरूरी आपको बता दें कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया, ये आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ संशोधन याद रखना है, जैसे 99वां संशोधन कब हुआ, 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी का प्रावधान किया गया। फिर 100वां संविधान संशोधन याद रखना है, 2015 में भारत बांग्लादेश का मध्य भूमि समझौता हुआ। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आर्थिक आधार पर जो है 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में एससी एसटी के लिए जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो 2030 तक जो है 10 वर्षों का आरक्षण बढ़ा दिया गया। फिर 105वां संविधान संशोधन किया गया, राज्य द्वारा अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया गया, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 21 नंबर की 11 से 13 हुआ, 13 से 29 हो गया, तो 11 से 13 कहिएगा कि 11 से 13 2 जुटा, लेकिन 13 से 29 में तो हो नहीं रहा है, तो देखिए 11 में 1 से गुना कीजिए और 2 जोड़िए, 13 में 2 से गुना कीजिए और 3 जोड़ दीजिए, 29 में 3 से गुना कीजिए 4 जोड़ दीजिए, तो अगला में 91 में 4 से गुना कीजिए 5 जोड़ेंगे तो 369, तो 369 में क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे और क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, तब हमारा निकल कर आ जाएगा कितना 1851। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1851, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की पूछ रहा है इनमें से, पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली या पूर्वी घाट। तो हम सभी जानते हैं कि अरावली जो है सबसे पुरानी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो अरावली पर्वत है कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर ये दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक है। और अरावली के जो सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र में, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए जो है लुप्त संख्या में ज्ञात करना है, तो 32 है, 28 है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तो 32 है, 28 है, फिर 16 है, फिर 51, 33, 27 है, 33 29 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 51 32 और 51 32, देखिए 51 में से 32 जाएगा तो कितना आएगा, 9 2 11,
तो देखिए 27 में से क्या कीजिए, 11 घटाइए, 27 में से एक, इसमें से इसमें घटाइए और फिर एक घटाइए, तो 33 आ जा रहा है। फिर इसमें से एक घटाइए, फिर इसको एक घटाइए। तो इसी प्रकार 27 में से 16 घटाएंगे, तो 27 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो कितना आता है, तो 11 आता है। फिर इसमें से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो 27 में से फिर एक घटाकर फिर घटा देना है 10, तो कितना आ जाएगा, 17। इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कि सुंग वंश का संस्थापक किस, जो है सुंग वंश का संस्थापक जो है किस वंश का सेनानायक था। सुंग का जो था ना, वो संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग, और ये किसके संस्थापक था भाई, ते मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, मौर्य वंश का सेनानायक था, और ये बाद में क्या करता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है उसकी हत्या करके ये सुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो है 185 ईस्वी में बृहदत्त की हत्या कर देता है, 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, और यहीं से जो है सुंग वंश की स्थापना, ठीक है, ये ब्राह्मण वंश है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं से जो है ब्राह्मण वंश की स्थापना हो जाती है 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 25 नंबर के, बिहार किस क्षेत्र में जो है लोटा विद्रोह हुआ था। बताइए कि लोटा विद्रोह हुआ था बिहार के किस क्षेत्र में, ये कोई पूछने की बात है। ये मुजफ्फरपुर में हुआ था लोटा विद्रोह। ठीक है, तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ था, ये कैदी से संबंधित है। ठीक है, ये हुआ था 1856 में। कब हुआ था, 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कि देखिए 28 लिखा गया है, फिर 40 लिखा गया है, फिर 25 लिखा गया है, फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 28 है, फिर 40 है, फिर 25 है, फिर 43 है, फिर क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 43। कैसे किया गया है, 28 में 12 का अंतर, फिर 15 का अंतर, फिर प्लस 18 का अंतर, फिर माइनस 21 का अंतर। ठीक है, वैसे ही करके लिखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को जो है भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है। भारत रत्न भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो मदर टेरेसा को। ठीक है, तो भारत रत्न भी इन्हें मिला है और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये भी अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न कब मिला है, तो भारत रत्न जो मिला है 1980 में मिला है। ठीक है, और नोबेल प्राइज इन्हें कब मिला है, तो 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, और इन्हें 1979 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है क्या कि दिए गए श्रृंखला में अगर हम बात करें 4, 9, 17, 31, 50, 81, 25, तो क्या होगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 9 का 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आगे देख लेते हैं। 4 से 9 यानी 5 जूटा, 9 से 17 यानी 8 जूटा, 17 से 13 यानी 13 जूटा। तो देखिए 5 8 में 3 जुट रहा है, फिर 8 और 13 में 5 जुट रहा है, यानी लास्ट में भी 3 2 फिर 7 फिर 11 13 ऐसे कर करके कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि 4 से 5 में कितना जुटा, +5 जुटा है, फिर कितना जुटा, तो +8 जुटा, फिर कितना जुटा, +13 जुटा, फिर कितना जुटा, +20 जुटा, फिर कितना जुटा, +31 जुटा, फिर कितना जुटा, +44 जुटा, और फिर प्लस कितना जुटा, 61 जुटा। अब इसमें भी देखिए 5 3 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 और 9 31, 20 और 11 सॉरी 20 और 13 हो गया। ठीक है, 8 5 13, तो 20 और कितना हो गया भाई, 13 और 7 20, 7 के बाद 11 जुटा। ठीक है, यानी सभी जो है अभाज्य संख्या जुट रहा है। ठीक है, फिर 13 फिर 17 जुटा, तो 17 के बाद अभाज्य संख्या कितना जोड़ देंगे, तो 125 में 61 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो 125 में 61 जोड़ेंगे तो 186 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए एक लिफ्ट जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से एक माइन शॉट पर उतरती है, तो 1 घंटे के बाद इसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए मान लें कि धनात्मक पूर्णांक द्वारा जमीन के ऊपर की ओर एक ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा जमीन के नीचे की ओर दर्शाता है, तो निम्नलिखित उत्तर देना है। यानी एक लिफ्ट 5 मीटर प्रति मिनट की दर से एक माइन शॉफ्ट में उतरती है, तो 1 घंटे के बाद इसकी स्थिति जो है क्या हो जाएगी। ठीक है, तो 5 मिनट प्रति सेकंड, तो 60 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, ये ध्यान रखना, नीचे हो रहा है तो माइनस में ले लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग
नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक तेल का बर्तन जो है 3/5 भाग भरा हुआ है। तेल का बर्तन कितना भरा हुआ है? 3/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, 3/5 भाग भरा हुआ है। अब बोल रहा है क्या कि उसे 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है, इसमें से 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग तरीका से भी बनाया जा सकता है, या ऐसा देख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 20 लीटर तेल का उपयोग किया जा रहा है, तो यह 7/5 वक्त भरा होता है, तो बर्तन का क्षमता ज्ञात करना, तो क्या करेंगे 3/5 में से 3/7 घटा देंगे, और बराबर कितना का अंतर है? तो 20 का अंतर, यानी 20 लीटर तेल का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो 36 सत्तिया 21 पंतिया 15, सॉरी 7/5 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? 3/5 और 7/12, 7/12। अरे यार, अब 12×5 = 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 और 36 हो जाएगा, तो 36 में से 35 जाएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 1/60, और 1/60 बराबर 20, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 60 दूनी 1800, 6 दूनी 1200, सॉरी 1200 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 500 वाट अनुमानित एक कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, तो 6 रुपये प्रति kWh की दर से इसे 30 दिन तक चलाने की ऊर्जा मूल्य जो है पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो 500 वाट है, तो 500 लिखेंगे गुना 8 घंटे प्रतिदिन, कितना दिन? 30 दिन, तो टोटल निकल के आ जाएगा हमारा WH, तो 120 हो जाएगा KWH। ठीक है, तो एक यूनिट तो पता है कि 1000 होता है, तो 120 में कितने करने के? तो 120 में 6 रुपये के हिसाब से 12×6 = 72, नहीं 720 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 33 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा जा रहा है, फिर इसको ये लिखा जा रहा है, तो अगला बात क्या लिखा जाएगा? फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये लिखा जा रहा है। अब देखिए ई से एच हुआ, यानी ई से एच होने में क्या जोड़ा गया है भाई? ई से एच, तो कहिए कि ई होता है 5 और एच होता है 8, यानी 3 जोड़ा गया है। उसी प्रकार एच से 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो के से शुरू होगा, तो के से 2 शुरू है। ठीक है, तो सब में क्या है? जुड़ा गया है। अब आर है, आर से वाई हो गया, आर से वाई 18 और वाई 7, यानी 7 जोड़ा गया, तो वाई में भी 7 जोड़ेंगे, तो के एफ से शुरू हो जाएगा। अरे यार यहाँ से KFGZ। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि हाल ही में रामचंद्र पौडोल जो थे उनको निम्नलिखित में से किस देश का जो है राष्ट्रपति चुना गया है? तो रामचंद्र पौडोल जो है ना, वो कहाँ के हैं राष्ट्रपति? तो नेपाल के। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारतीय फिल्म जो है कौन से गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए जो प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड जो है पुरस्कार जीता है? तो है RRR। कौन सा है? RRR फिल्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती है? तो सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ता है ना, जिस दिन बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, इसी दिन जो है दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। लुप्त संख्या इनमें से क्या करना है? लुप्त संख्या बताना है हमें, तो लुप्त संख्या बताइए। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 का क्यूब किया गया 343, 22 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12, 12 का क्यूब कर देंगे, तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान लिखने वाला संविधान सभा में अंतिम रूप से कितने सदस्य थे? तो हम सभी जानते हैं कि 299 सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने बताया था कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीका से पहले सबको क्या करना है? काउंट करना है। तो देखिए 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 8, 8 और 4 12। ठीक है, 12 और 4 16, 16 4 20 है 21। ठीक है, यानी 21 यानी 3 × 7, यानी 7 का कर दीजिए आप। ठीक है, तो 7 का करेंगे तो यहाँ देखिए कितना यहाँ हो गया 4 और 3 7। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आओगे। फिर यहाँ से हम कर देते हैं 4 और 3 7 यहाँ से,
अब यहां से देखिए ए फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि इसको बनाने के लिए जो है ना सबसे लंबा वाला को देखिए सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे एन के लिखा गया है, तो के पहले यहाँ पे क्या आएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, के बाद ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो इसको आसानी हो जाता है पकड़ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो है पारित किया गया था, तो 1835 में किया गया था। 91 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय और विकास हुआ था, तो मेसोपोटामिया की बात कर रहा है, तो हम सभी जान रहे हैं सुमेर सभ्यता का। नेक्स्ट हमारा है कथन और निष्कर्ष है, बोल रहा है क्या कि सभी जो है घंटिया पेड़ है, सभी घंटिया जो है क्या है, तो पेड़ है, सभी घंटिया जो है पेड़ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, सभी घंटिया जो है क्या है, सभी घंटिया जो है क्या है, पेड़ है, ये ध्यान रखना है। सभी घंटी, GH घंटी, पेड़ है, पी फॉर पेड़। अब बोल रहा है कि कुछ पेड़ पत्ती भी है और कुछ पेड़ जो है वो क्या है, पत्ती भी है, यानी पॉप और पत्ती भी है। अब बोल रहा है कि सभी पत्तियां फूल है और सभी पत्तियां जो है क्या है, तो फूल है, ये भी ध्यान रखना है। सभी पत्तियां जो है वो क्या है, फूल है, ठीक है। फूल है, फूल है, फ्लावर है, एफ से फ्लावर याद रखना है, सभी पत्तियां फूल है। तो बोला कि सभी घंटियां जो है पत्तियां, घंटी और पत्ती देख लीजिए, है बिल्कुल नहीं है, सभी बोल रहा है तो बिल्कुल नहीं है। कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल, फूल फ्लावर पेड़, पौसे पेड़, यहाँ देखिए है, यानी दूसरा का सही है, ठीक है। तो केवल दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि हम इसके अंकों को परस्पर बदल दिए जाते हैं तो बनी नई संख्या मूल से 45 कम हो जाता है, तो मूल संख्या जो है ज्ञात करना है। तो इसको ऑप्शन में जो है आप कर सकते हैं, 83 को ले लीजिए ऑप्शन से ही और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो अपरिमेय है, तो जिसका जो है वर्गमूल ना निकले वो क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जिसका वर्गमूल ना निकले तो 4096 वर्गमूल पता होगा, ठीक है। 4096 3 है, इसको भी 3 6 8 4, इसको नहीं कर सकते 8 8 के भाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा गुणनखंड निकाल कर देख लीजिएगा 8 8 का जो है हो रहा है कि नहीं। भारतनाट्यम नृत्य जो है शुरुआत कहाँ हुआ था, तो भारतनाट्यम नृत्य का जो शुरुआत हुआ था हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। 96 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए फिलिंग द, यहाँ जो है हमारा मैप से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ फिगर से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसमें हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का, पीछे की यातायात पीछे देखना रहता है, तो जो कार ड्राइवर होता है वो कौन सा दर्पण का जो है इस्तेमाल करता है, तो हम सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण। 48 नंबर है क्वेश्चन के, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एक तस्वीर में 7 सदस्य हैं, ठीक है, और एक तस्वीर में 7 सदस्य है, BCDEFG और एच जो है डी की एकमात्र बहू है, और ई जो है सी की बहन है, और सी जो है एफ का इकलौता बेटा है, और जो डी की पत्नी है। तो बी और जी और एच के बेटे हैं, तो जी और एफ से जो है किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो आप जो है इसको बना सकते हैं, ठीक है, ये आपको काम है, ठीक है, ये होमवर्क समझिए कि आपके लिए है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हम बता देते हैं, पोता हो जाएगा। देखिए पोता आता है कि नहीं, चलिए बता ही देते हैं, इसको आप बनाना है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते, क्योंकि कितनी बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने क्या किया, बनाया है। अब देखिए भारतीय संविधान का मुख्य वस्तुकार जो है किस रूप में जाना जाता है, मतलब किन रूप में किसे जाना जाता है, भारतीय संविधान का मुख्य वस्तुकार के रूप में हम सभी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर थे। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के, महेश रीवा और पिता और वंश के दादा, महेश जो है रवि पिता और वंश के दादा है, आकाश रीवा का भाई और वंश और जो है ऋतु का पिता है। तो ऋतु आकाश और माया के इकलौते बेटे हैं, तो माया महेश से किस प्रकार जो है संबंधित है, तो बहू से संबंधित है, साफ साफ पता चल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि इंडिया आफ्टर गांधी
क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो रामचंद्र गुहा ने लिखा है। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा ने लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका जो है इन्होंने जारी किया था? ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो है इंडियन ओपिनियन जो है किया था। नेक्स्ट हमारा है 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, और उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। भी जो है दूसरा के साथ खड़ा है, भी और दूसरा जो है एक साथ खड़ा है। तो भी है और दूसरा जो है एक साथ खड़ा है। अब आगे बोल रहा है क्या कि भी और तीसरा के साथ खड़े हैं, भी और तीसरा के साथ भी खड़ा है, यानी मान लेते इधर तीसरा भी डाल देते हैं साथ में खड़ा है। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि पहला सबसे बाईं ओर खड़ा है, पहला सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दूसरा जो है दाएं छोर से दूसरा स्थान पर है, यानी दूसरा दाएं छोर से दूसरा स्थान पर है। तो एक और बच गया चौथा, यहाँ हो जाएगा चौथा, दूसरा स्थान पर है। तो बोल रहा है क्या कि सबसे दाहिनी कौन खड़ा है? तो चौथा खड़ा है, तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 55 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना है। मेरी आयु क्या कर रहा है कि मेरे बेटे से जो है 5 गुना है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि 6 वर्ष के बाद मेरी आयु बेटे की आयु की 3 गुना हो जाती है। 2 वर्षों के बाद हमारी आयु जो है क्या हो जाएगी? तो 32 वर्ष और 8 वर्ष। ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए भी आसान है, ये आप इसको बनाइएगा। आज के क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद बनाना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ज्योति ने जो है 50 दर्जन अंडे जो है 8.40 दर्जन की दर से खरीदे, जिसमें से 20 अंडे टूट गए। बाकी बचे हुए अंडे को उसने 80 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिया। तो उसका लाभ अथवा हानि जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समझिएगा 50 अंडे का अगर हम क्रयमूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 50 गुने हम 8 पॉइंट क्या करेंगे 40 करेंगे, ये तो आपको पता होगा। तो जैसे ही 50 गुने 8.40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 5 के 20 5 40 और 2 42, यानी 420 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि जिसमें से 20 अंडे टूट गए, तो 20 अंडे का जो है क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 20 अंडे जो है टूट गए, तो शेष अंडे जो बचे 50 में से, ठीक है, 20 अंडे तो टूट गए, तो 50 में से जो से बाकी बचे हुए अंडे को उसने 80 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिया। जिसमें से 20 अंडे टूट गए, 50 दर्जन अंडे 8 रुपये प्रति दर्जन, यानी 420 रुपये में 50 दर्जन अंडे। एक दर्जन में 12 अंडा होता है, ये ध्यान रखना है। जिसमें से 20 अंडे टूट गए, ठीक है, तो बचे हुए अंडों को उसने जो 80 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये 420 रुपये में जो अंडे खरीदा वो कितने अंडे खरीदे? 50 दर्जन, यानी 12 पचे 60, यानी 600 अंडा 420 रुपये में खरीदा, समझ आया। और 600 अंडे में 20 अंडे टूट गए, तो 20 अंडे टूट गए यानी 580 अंडे बच गए, और 500 अंडे को जो है 80 पैसे के हिसाब से बेच दिया। तो 80 पैसे के हिसाब से बेचेगा तो इसको 8 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है, और 8 8 64 और 8 5 40 और 6 46, यानी कितना में? तो 46 464 अस्सी पैसे, यानी 420 रुपये में खरीदे थे, यहाँ 464 रुपये में। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 420 में खरीदा, 464 रुपये में बेच रहा है, तो इसको फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहिएगा कि 44 रुपया फायदा हो रहा है, तो 44 बटा क्या करेंगे 420 और गुने 100 पर हम निकाल देंगे परसेंटेज कितना जो है हानि या लाभ। तो लाभ परसेंटेज होता है, और परसेंटेज कितना लाभ परसेंट होता है? तो 44 रुपया लाभ हो रहा है, ठीक है। चलिए, ऐसे सिर्फ लाभ निकालना है, तो 44 रुपया लाभ आपको दिख रहा होगा। इसमें से घटा देंगे तो 44 रुपया लाभ निकल के आ जाए, प्रतिशत नहीं निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 5 व्यक्ति हैं, सीधी पंक्ति में उतर कर मुंह करके खड़ा है। बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि के जो है वो के जो है क्या कर रहा है कि के एल के ठीक दाएं बैठा है। के जो है एल के ठीक दाएं है, के जो है एल के ठीक दाएं है के। अब हो रहा है कि एल और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। एल और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए। एल और आई के बीच में जो है 2 व्यक्ति बैठे हुए। एल और आई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए, ठीक है। तो 2 व्यक्ति को ऐसे बैठा देते हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं।
अब बोला है कि एम जो है आई के ठीक दाएं और जे के ठीक बाएं बैठा हुआ है। एम जो है आई के ठीक दाएं, एम जो है यहाँ बिठा दिए, और बोल रहा है क्या जे के ठीक बाएं, तो जे यहाँ बिठा दिए। 5 व्यक्ति तो हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि पंक्ति के बीच में कौन है, तो जे बैठा हुआ है, जे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। अब संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, सभी जानते हैं कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अब 59 नंबर क्वेश्चन देख लें। मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर जाता है और उसने जो है उत्तर की ओर जो है 10 मीटर किलोमीटर चलता है, उत्तर यानी ऊपर की ओर 10 मीटर चलता है, और वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो पहले ये 10 चला, फिर बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला दाएं मुड़ने के बाद, फिर वह बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। ठीक है, तो चला, जब तक चलाएगा चलाते रहना है। फिर वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से ये बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर इसको हम 5 मीटर चला दिए बाएं मुड़ने के बाद, और वो अपने होटल पहुंचे। तो कार्यालय से होटल सबसे छोटी दूरी बोला है कि कार्यालय से जो है होटल की सबसे छोटी दूरी हमसे पूछा है। तो यहां से ये निकालेंगे, फिर यहां से ये निकालेंगे। तो 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि स्विस फॉर्म यानी 4 का स्क्वायर और 3 का ठीक है, 4 का 16 और 3 का 9 और 16 9 25 रूट 25 का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है स्विस फॉर्म IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंक जो है क्या है, भारत की रैंक क्या है, तो 8वां रैंक थी। अलाराम वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षी जनगणना ने 161 नई प्रजातियों की पहचान की। तो जो अलाराम वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। अलाराम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो केरल में है। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर देखिए, हमने जो अब तक इतने सारे कोर्स प्रैक्टिस किए, तो ये भी बताने की जरूरत है कि कैसे बताना है। ठीक है, 4 2 1 5 3 इसका आंसर हो जाएगा, 4 2 1 5 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिक्शनरी में जैसे वर्ड मिलेगा सजाया हुआ वैसे ही आपको सजाना है। इसके बारे में हमने बहुत सारे सेटों में, जो हमारा पूरा ये सेट नंबर जो हमारा 12th है, इससे पहले हमने क्वेश्चन को बता रखा है। डोबेनाइन के तीर्थ नियम क्या बताता है, डोबेनाइन का जो तीर्थ नियम है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसने बताया था कि जो है ना कि तत्वों के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ना, इन्होंने जोड़ने का पहला प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 64 नंबर क्वेश्चन के परमाणु आकार किसके द्वारा जो निर्धारित किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि परमाणु आकार जो है वो निर्धारित किया जाता है परमाणु त्रिज्या के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 225 डिग्री जो है वर्मावर्त मुड़ता है, तो वो किस दिशा में घूमा घूमा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर जो है वो 255 डिग्री वर्मावर्त, तो वह जो पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं 66 नंबर। अब ए लाल है, बी पीला है, सी हरा है टोंका, तो ए रेशियो बी, ठीक है, फिर 4 रेशियो 15 और बी रेशियो सी दिया हुआ है 9 रेशियो 13, तो ए बी सी का मान निकालना। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, 9 चौकी कितना हो जाएगा 36 और 15 9 135 और 15 13 195 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे ए बी सी, तो 36 135 195, कहीं पे आंसर अब तो दिख नहीं रहा है 36 135 195। अच्छा, तो काट देंगे तो 12 दिया 36 हो जाएगा, 45 दिया 65 दिया 12 45 65 तो दिया हुआ है के नंबर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी मिश्र धातु में 37.37% चांदी है और यह मिश्र धातु की मात्रा में 117 ग्राम चांदी थी, तो मिश्र धातु में अन्य तत्व की मात्रा जो है कितनी है, हमसे ये पूछा है। तो मिश्र धातु में चांदी की मात्रा कितनी है, 37% है। तो अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात करने के लिए 100 में से हम 37.5 घटा देंगे तो अन्य कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा अन्य, ये तो पता हो गया। और 37.5% का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 37.5% का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 117 दिया हुआ है, 117 दिया हुआ है। तो देख लेंगे कितना गुना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो 117 गुना क्या करेंगे 62.5 में से
बटा 37 पॉइंट क्या करेंगे, 5 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 195 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 195 ग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 68 नंबर क्वेश्चन कि जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है। तो जनहित न्यायालिका जो जनहित याचिका होता है आप तो सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 69 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जनहित याचिका PIL होता है, यह तो पता होगा। ठीक है, अब देखिए 69 नंबर ये हमारा क्वेश्चन है। पहले 1 था फुल, फिर 2 था, फिर 3 फुल, फिर 4 फुल, 5, फिर आपकी कितने फुल हो जाएंगे, तो 6 फुल हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 फुल आपको दिख रहा होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा। और इसका जो फिगर बनेगा देख लीजिए कैसा बनेगा। ठीक है, तो अब किधर है तो इधर घूम जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 70 नंबर। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये कितनी बार हमने बता रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर। इसमें से जो है त्रिभुजों की संख्या में क्या करना है, गिनना पड़ेगा। तो इसको आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना बेहतर हो जाएगा। तो इसमें 22 त्रिभुज है, 22 जो है त्रिभुज हैं, ये ध्यान रखना। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक जो है में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। 73 है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इनमें से बताना कि कौन सा बहुलक जो है एक थर्मोप्लास्टिक है नहीं है, तो नियोप्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि दिए गए विकल्प में से उत्तर को आकृति मतलब प्रश्न आकृति में देखिए कि कौन सा उत्तर आकृति इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें ए है नहीं, बी है। ठीक है, बी आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार में। देखिए एक चीज याद रखना है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। 100-150 क्वेश्चन होता है ना, इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल है, इसको लिखेंगे तो हम इसके बारे में भी हम बताया था हमने कि कैसे आसान तरीका होता है। ठीक है, लेफ्ट वाला राइट में चल जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में, और चिन्ह मतलब बदल भी जाता है। ठीक है, अगर एल इधर है तो एल लिखा हुआ इधर दिखाई देगा। ठीक है, ये भी समझ जाना है। तो सबसे पहले शुरू होगा किससे, एल से शुरू होगा। तो एल से सब में शुरू, एल के बाद ए है, फिर सी है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में अगर हम ऑप्शन में देखिए एल ए सी है, फिर देखिए यहाँ पे आर आई लिख दिया गया, लेकिन एल ए सी के बाद आई लिखना होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत, खत्म। और यहाँ बीच में देख लेते हैं LACIROTSIH, और सही में इसको सजाया भी सही ढंग से किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 4:3। यदि खेत का क्षेत्रफल है 1452 वर्ग मीटर, तो 12 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत की 4 दीवारी की बार लगाने की लागत मूल्य है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो रेशियो में दिया हुआ है 4:4x इंटू 3x। तो बोल रहा है क्या, बोल रहा है क्या, सुनाई नहीं देता। अरे यार, लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, 4 × 3 = 12। इसमें से ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं 12 का मल्टीपल कौन सा है इसमें। तो 1848 जो इनमें से एक ही है, 12 का मल्टीपल। इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इजी आपको हो जाएगा। ठीक है, बनाने के लिए बना भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x² mx और n है, तो एक पूर्ण वर्ग है, तो m तथा n के बीच में संबंध हमसे पूछ रहा है। तो m² बराबर क्या होता है, 4n होता है। ठीक है, m² बराबर क्या होगा, 4n हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 79 नंबर की प्रथम भारतीय पूरा पाषाण जो है कलाकृति जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये पोल्लावारम से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, पोल्लावरम से जो है प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था, तो ये हम सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था। उनका नाम था गुजरी। इनमें कहीं गुजरी आपको दिख ही नहीं रहा था, इनका माता का नाम था गुजरी। ठीक है, नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 81 नंबर में क्या है, तो देखिए 14 है, 12 है, 3 है और 7 है, सबको जोड़िएगा तो 36 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें सब जोड़िए तो 54, 11, 9, 20, 20 और 16 कितना हो जाता है, 36। 54 में से 36 हम घटा देंगे। ठीक है, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 82 नंबर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने का जो है निर्णय कौन करता है, तो सब निर्णय कौन करेगा। ठीक है, बहुमत से जो आयोग होता है वो स्वयं करता है। ठीक है, इसमें कौन इंटरफेयर करेगा भाई, बहुमत से जो है
आयोग स्वयं करेगा, जिसका बहुमत जैसा रहेगा उसके अनुसार। अब मान लेते हैं कि एक मुख्य चुन निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होता है, उनके बीच में मतभेद हो गया तो चुनाव होता है और बहुमत से आयोग स्वयं निर्णय करता है। अब देखिए यहाँ पे जोनेल को जो है लिखा गया है ये, उसी भाषा में जो है इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें संबंध देखना पड़ेगा। तो जे से आई प्लस 3, जे से आई यानी प्लस आई, आई जे होता है -1 किया गया, ठीक है। तो -1 किया गया है तो P से -1 करेंगे तो O हो जाएगा, तो O से शुरू तो सब में है भाई, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे O से R यानी -3 किया गया, तो L में -3 करेंगे, तो L में -3 करेंगे, L में +3 करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला में क्या किया गया, O में +3 करके R लिखा गया, 15 3 18, तो L में 12 और +3 12 3 15 यानी O हो जाएगा। तो पहला भी O दूसरा भी O, तो डबल O से शुरू होना चाहिए, तो डबल O से 3 वो शुरू है, अगला भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए +1 फिर +3 फिर -1 किया गया है, -1 किया गया, ये भी इसमें किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 84 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा स्वच्छ गांव कौन सा है भाई? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव अगर हम पूछे आपसे तो मेघालय। कौन सा है? मेघालय, ठीक है। और मेघालय में जो है सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में स्थित है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में स्थित है, ठीक है। और इसका नाम है मेलिंगनोंग, गांव का नाम क्या है? मेलिंगनोंग, ठीक है। मेलिंगनोंग गांव जो है मेघालय, और मेघालय बहुत चर्चा में भी है, ये पता है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक मणिपुर में जाइएगा तो माओ है, एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है माओ, ठीक है, ध्यान रखना है। जाना नहीं है, अकेले जाना है, बीवी को लेकर नहीं जाना है। नेक्स्ट हमारा है कि स्टाफ को ये लिखा जा रहा है तो ऑर्डर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, यानी ए से जो है माइनस और +1 यानी आर और टी के बीच में है, टी जो है एस और यू के बीच में है, ए जो है जेड और बी के बीच में है, एफ जो है बी और जी के बीच में है। तो उसी प्रकार देख लीजिए ऑर्डर को, ओ जो है किसके बीच में आएगा? तो एन और पी के बीच में आएगा, तो एन और पी किस में है? तो एन और पी बी और डी में है, ठीक है। फिर अगर हम देखें आर, आर किसके बीच में आता है? तो क्यू और एस को, तो क्यू एस सही लिखा हुआ है, सी यू भी सही लिखा है, जी एफ हो जाएगा कि डी एफ होगा? तो डी एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ डी और एफ के बीच में आता है, डी एफ ए के बीच में आता है, ठीक है। 86 नंबर की हाल ही में श्री सोमनाथ जो है संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल जो है संगम प्रशस्ति पुस्तक के विवेचन जो है नरेंद्र मोदी, ठीक है, सारा उद्घाटन यही करते हैं। करंट अफेयर आसान हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 87 नंबर क्वेश्चन कि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में तो दिया गया था कैटलिन कैरी को और डू विजमैन को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन के जो है लक्ष्य है? वित्तीय समावेशन का जो है लक्ष्य इसमें से पूछा है, तो प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्धि कराना। 89 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सफेद को 25, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम क्या देखते हैं कि थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या मापता है भाई? तो देखिए पारा, थर्मामीटर में क्या होता है? पारा, और पारा को क्या कहा जा रहा है? दही कहा जा रहा है, तो दही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है? पारा का। आगे क्वेश्चन है कि 2665 के 2 भागों को इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग 35% के ब्याज, 3% का ब्याज और 8 वर्ष में अर्जित करता है साधारण ब्याज, और दूसरे पर 5% की दर से 3 वर्ष में अर्जित करता है साधारण ब्याज। तो दूसरे भाग की राशि हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो दूसरे भाग की राशि हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 2665 है, तो हमको पता ही नहीं है पहला भाग कितना है, तो मान लेते हैं कि पहला भाग 1 है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 2665 - 6 हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न की अगर हम बात करें तो हम निकाल देते हैं एसआई साधारण ब्याज, तो क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी, यानी 3 वर्ष के लिए, यहाँ पे देखिए 3% ब्याज और 8 वर्ष के लिए, तो एक समान है, तो क्या लिखेंगे? 1 गुने 3 गुने 8/100 बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 2665 - x, फिर उसके बाद कितने? तो दूसरे पर जो है 5 वर्ष के लिए, तो 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 1640 इसका आंसर आ जाएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमने बता दिया, हिंट दे दिया यार। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इनमें से?
सबसे छोटी भिन्न इनमें से देख लीजिए 3/8 है। निकालने का तरीका बहुत आसान है, सबका एलसीएम निकाल लीजिए और फिर उसके बाद चेक कर लीजिए। ठीक है, भिन्न का जो है सबसे पहले इन सबका एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो सबका एलसीएम अगर हम निकालते हैं 9, 4, 8, 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर नहीं पता तो इसको पॉइंट में डिवाइड कीजिए, बहुत तरीका है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालने के बाद देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है सबसे बड़ा, सबसे छोटा वो सबसे छोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा दूसरा, बोल रहा है क्वेश्चन में कि चूना, बुझा चूना, जिप्सन या ऐसा भी तरीका देख लीजिए। 9/4 36 लिखेंगे तो 9 चौके 36 0.4, 5 4 ये तो 5 4 सबसे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि पहले ही एक बार में कट जाएगा। 8 और 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे ये भी ध्यान रखना है। 52 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर, ये सूची 1 है और ये हमारा सूची 2 है, इसको क्या करना है मिलान करना है। अब बताइए कि जो चूना होता है, चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। और ये इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम दे, बीपीएससी का एग्जाम दे, बिहार एसएससी का एग्जाम दे, विभिन्न परीक्षाओं में, एसएससी, रेलवे, विभिन्न परीक्षाओं में जो है ना ये मल्टीपल बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। चूना बहुत ही आसान है, चूना याद रखना है। ठीक है, CaO चूना है। ठीक है, उसी प्रकार आपसे बुझा हुआ चूना कहेगा, तो बुझा हुआ चूना कैसे याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना कैसा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये ध्यान रखना है। तो ए का दूसरा किसमें, 2 ऑप्शन में है, और दूसरा का पहला भी 2 ऑप्शन में है। अब देखिए जिप्सम का क्या होता है सूत्र, तो जिप्सम का ये ध्यान रखना है CaSO4 इंटू 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल होता है। ठीक है, जिप्सन में जो है ये ध्यान रखना है। जिप्सन की अगर हम बात करें तो जिप्सन में क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो बताइए 92 का आंसर क्या हो जाएगा, तो C इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझना है चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO चूना का सूत्र हो गया। आपसे पूछेगा बुझा हुआ चूना का क्या होता है, तो CaOH के होल ट्वाइस होता है। वहीं आपसे पूछ दे जिप्सन का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। जिप्सन का क्या होता है जिप्सन का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है उसका क्या होता है सूत्र, CaSO4 इंटू हाफ जल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चूना, बुझा हुआ चूना, जिप्सन, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो चूना याद रखना है और बुझा हुआ चूना याद रखना है। चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चूना है सिर्फ, तो चूना है तो देखिए सबसे छोटा है इसका फॉर्मूला, बुझा हुआ चूना बड़ा है तो CaOH के होल ट्वाइस है। ठीक है, और जिप्सन में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल जुटा हुआ रहता है H2O, लेकिन जिप्सन में 2H2O रहता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ जल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन जो है नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो गया मेरे भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन क्या कहलाता है। अब देखिए बताइए, अमोनिया का यूरिया में जो बदलता है वो किस में होता है, अमोनिया यूरिया में बदलता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो यकृत है, ठीक है, जो किडनी है ये यकृत है, तो अमोनिया जो है यूरिया में बदलता है यकृत में। ठीक है, और किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क, और यकृत को क्या कहते हैं, लीवर ही हो गया ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अमोनिया जो है का यूरिया में बदलता है किसमें, तो यकृत में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह क्रिया 2 भागों में होता है, एक तो होता है डीएमिनेशन और एक होता है यूरिया का निर्माण। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ उत्सर्जी अंग होता है। जैसे अगर आपसे बात करें कि किडनी क्या है, तो उत्सर्जी अंग है, यानी इसमें नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ है, जल की अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सिक को बाहर निकलना होता है। यकृत क्या होता है जिसे हम लीवर कहते हैं, तो ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है,
तो जैसे ही यूरिया आपके दिमाग में आया तो सोचिए अगर यूरिन पेशाब के बात कर रहा है तो आप सीधे ब्रिक मार देंगे, गलती हो जाएगा। तो अमोनिया का यूरिया में बदलना ये काम होता है यकृत में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और किडनी है नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको जल के अतिरिक्त मात्रा के द्वारा जो है बाहर निकालता है, टॉक्सिक को बाहर निकालता है, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें त्वचा की तो त्वचा का काम क्या है, तो त्वचा जो है जल, खनिज, लवण तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करता है, बाहर करता है, ये ध्यान रखना है। त्वचा भी क्या है, तो उत्सर्जी अंग है, जैसे यकृत हो गया, बाहर निकलने वाला अंग कौन सा है, तो वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़ा हो गया, फेफड़ा से क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जलवाष्प के रूप में बाहर करना। आंत्र क्या होता है, आंत्र जैसे इंटेस्टाइन कहते हैं आंत को, ठीक है, तो अनपचे भोजन और अनुत्सर्जित पदार्थों को मल के द्वारा बाहर निकालने का काम करता है तो आंत ही करता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक पासे के 4 पद दिए हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा आएगा। अब बताइए इनमें से 5 के विपरीत, इसमें से पूछा है कि 5 के विपरीत जो है कौन सा आएगा, तो 5 के जो नजदीक है उसको एलिमिनेट कीजिए। तो यहाँ बोल रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा है, तो 5 को विपरीत पहचानने का इसमें बहुत ही आसान तरीका है। 5 के जो नजदीक है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता है। तो देखिए 5 के यहाँ 5 है तो इसके नजदीक कौन कौन सा है, तो कहिए कि 6 है और 2 है, तो कभी भी जहां ऑप्शन में 6 दिखे और 2 दिखे उसको काटिए, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है 5 के विपरीत, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5, इसमें एक 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 के विपरीत क्या है, इसमें 1 है और 3 है, तो कभी भी ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है 5 के विपरीत, तो बच गया एक 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान होता है ये। चलिए देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेद में है, न्यायिक जो पूर्वावलोकन की शक्ति है वो किन अनुच्छेद में है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो न्यायिक पूर्वावलोकन की बात कर रहा है, बताइए न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। 13, 32 और 226 ये आपको पता होगा, और इसी को तो 32 को ही तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान का आत्मा कहा था। तो 13, 32, 226 ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किन अनुच्छेद में है, 13, 32, 226, ठीक है, ये ध्यान रखना है। न्यायिक पुनर्वलोकन का संबंध जो है शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत से है, जिसमें शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण हो, जिसमें से सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। इसमें यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके परिवर्तन को रोक सकती है। तो अनुच्छेद 13, 32 और 226 जो है उसके माध्यम से भारतीय न्यायपालिका यह कार्य करती है, ठीक है। और याद रखना है कि यह जो है अमेरिका संविधान का मूल विशेषता है, ठीक है। तो वही प्रकार क्योंकि ये जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से ही कुछ कुछ हम लोग अच्छे चीजों को लिए गए हैं, तो न्यायिक पुनर्वलोकन जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये अनुच्छेद है 13, 32, 226, 13, 32, 226, 5 बार रिपीट कीजिए, याद होगा। 13, 32, 226, 13, 32, 226, 13, 32, 226, 13, 32, 226, ये ध्यान रखना है। 13 के बाद 32, अनुच्छेद 32 ही क्या है, संविधान की आत्मा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट हमारा है 96 नंबर क्वेश्चन। अब 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आकृति से उस भाग के रूप में क्या है, जो है सन्निहित नहीं है, ठीक है। यानी देखिए यही फिगर सेम जो है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है या डी ऑप्शन में है, आप बताइए। तो इसका जवाब क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी में हो जाएगा। किसमें है, डी में है। आप देख सकते हैं डी में है कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हमारा है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो है सरफेस मूवमेंट का संबंध किससे है, बताइए। सरफेस जो मूवमेंट था उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध था महिला मताधिकार आंदोलन से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ जो है लाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सरफेस, ठीक है, और अंग्रेजों ने इसे जो है सरफेस मूवमेंट दिया। यानी सरफेस मूवमेंट का मतलब जानते क्या होता है, वोट देने का अधिकार,
ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि भारत में महिलाओं का वोट देने का अधिनियम कौन सा है, तो 1999 1919 भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, भारत शासन अधिनियम, वो महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। और अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब है, 1920 है। और इंग्लैंड में औरतों का वोट देने का अधिकार कब है, 1928। देखिए इंग्लैंड में रहा, इंग्लैंड जो है अंग्रेज जो है शासन किया भारत में, लेकिन अपने ही देश में महिलाओं को वोट नहीं देने देता था, तो उसने जो है खुद अपनी महिलाओं को 1928 में अधिकार दिया, लेकिन भारत में 1919 में ही अधिकार दे दिया था, ठीक है। और अमेरिका जो है 20 में दी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ लिख देते हैं क्या हम, ठीक है। तो आपको तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ दे यूएसए के बारे में, तो यूएसए ने कब दिया, यूएसए ने दिया 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ठीक है। इंग्लैंड ने अपने ही देश में कब दिया, तो ये भी ध्यान रखना है कि इंग्लैंड जो है अपने ही देश में 1928 में दिया, ठीक है। और भारत जो है शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हें जो है संयुक्त रूप से, निम्नलिखित में से किन्हें जो है राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रगुरु हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रगुरु को जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। राष्ट्रगुरु किनका उपाधि दिया जाता है, तो राष्ट्रगुरु जो है, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है दिया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 99 नंबर क्वेश्चन ये है रीजनिंग सा क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे ये रीजनिंग में क्वेश्चन क्या है कि जहां जहां पे ए है, ठीक है, आप पहले पहला ऑप्शन पुट करके देखिए, पहले भागा, फिर गुना, फिर बराबर, फिर माइनस रख के देखिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब इसको जो है देखने का तरीका क्या होता है, देखिए पहला में 8 और 16 है, यहाँ पे ध्यान देना है। पहला में क्या है, 8 और 16 है ना, 8 और 16, तो यहाँ पक्का 8 दूनी 16 कट जाएगा। तो पहला जो है ना, कभी भी बी और डी को ऑप्शन से चेक ना करके पहले आप ए और सी को चेक करिएगा, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा जो है बेटर फील हो जाएगा, आंसर आने में ज्यादा चांस पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि थीन किस पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। थीन बताना है कि थीन जो है किस पादप कोशिकाओं के द्वारा जो है उत्सर्जित पदार्थ है थीन, ये चाय की पत्तियों से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नील हरित सवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है। कौन सा नील हरित सवाल है, एक नील हरित सवाल है जो लाल सागर को जो है ना, लाल सागर उसका नाम क्यों है, लाल रंग के कारण, और एक है नील हरित सवाल, ठीक है, उसी सवाल के कारण जो ये लाल सागर इसका नाम पड़ा लाल रंग के कारण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब थीन किसमें, तो चाय में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब कुनैन में सिलिकॉन की छाल पाया होता है, ठीक है। तंबाकू की पत्तियों को निकोटीन कहा जाता है, कॉफी के बीजों को कैफीन कहा जाता है, और चाय को थीन, ये ध्यान रखना है। और भांग को जानते क्या कहता है, कहा जाता है, भांग के पत्ती को जो कहा जाता है मैरीजुआना, ये ध्यान रखना है। एंट्रोपा की जड़ों से जो है एट्रोपिन प्राप्त होता है। फेरुला की जड़ों से जो है फेरुला की पौधे की जड़ों से हींग प्राप्त होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 101 का, लाल सागर में लाल रंग का कारण क्या है, तो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, तो इनमें से आपको क्या करना है, फिल करना है। तो चलिए फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से इसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 2 और 26 है, तो पक्का यहाँ पे डिवाइड होगा, तो देख लीजिए डिवाइड एक इसमें है और एक इसमें है, तो पहले ए और डी ऑप्शन को चेक कीजिए आप लोग, ठीक है। ए और डी ऑप्शन आप चेक कीजिएगा तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि इसको लिखा जा रहा है ये बराबर, तो ए बटा बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए भाई काटना है तो काटते हैं, 25 का कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 तो खत्म हो गया। अब ये 0.5 हो गया, ए और बी का कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन है कि धूम्रपान के खिलाफ जो है एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर रहा है।
यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वाले की संख्या जो है 8748 है, तो 3 साल पहले इसकी संख्या कितनी थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कितना है, तो अभी जो है 8748 है, 8748 है बट्टा, ठीक है, 3 वर्ष पहले 3 वर्ष की बात कर रहा है और 10% गिर रहा है, तो 10% गिर रहा है तो 1 माइनस जो है 10/100, यानी 9/10 का क्यूब कर देंगे, 9/10 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना है कि 9 से कटने वाला संख्या इसमें कौन सा है। ठीक है, 9 से 9 का मल्टीपल देख लीजिए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। ठीक है, 9 से 12 आएगा, 9 से मल्टीपल है ये 12। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, 12,000। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देख लेते हैं लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका 12,000 इसका आंसर आ जाएगा, हमने बताया कैसे करना है। आगे क्वेश्चन है कि मोनेरा का किला कहाँ स्थित है, बताइए मोनेरा का जो किला है वो कहाँ स्थित है, मोनेरा का किला कहाँ स्थित है, मोनेरा का किला। तो देखिए मोनेरा का जो किला है मनोरा, क्या लिखा हुआ है, मनोरा का किला। तो मनोरा का किला कहाँ है, तो मनोरा का किला है तमिलनाडु में। मनोरा का किला कहाँ है, तो ये ध्यान रखना है, मनोरा का किला जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, उसी प्रकार आपसे पूछेगा, और ये जो है ना द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मेहरगढ़ का किला पूछे तो राजस्थान में है, ग्वालियर का किला पूछे तो मध्य प्रदेश में है, चित्तौड़गढ़ का राजस्थान में है, सोनार का किला राजस्थान में, सोनार राजस्थान में तो राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, कुंभलगढ़ राजस्थान में है, गोंजी तमिलनाडु में है, सेंट जॉर्ज मद्रास में है। ठीक है, लुई का किला पांडिचेरी में है, रोहतासगढ़ बिहार में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, उस अक्षर का चयन करें जो सबसे भिन्न है। इसमें से भिन्न देख लेना है कि कौन कौन जो है भिन्न है। ठीक है, तो डिफरेंस देखिएगा, 3 का एक ही सेम होगा, तो देख लीजिए इसमें -5 का अंतर है, FB -4 का अंतर है, -4 -4, इसमें यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 107 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना था। निर्वाचन आयोग जो चुनाव आयोग थी उसने जो है नेशनल आइकॉन के रूप में जो है चुना था, सचिन तेंदुलकर को चुना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, देश भर में बाल देखभाल संस्थानों को निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया, तो मौसी पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन के अलग शब्द का इसमें से चयन करना है। ठीक है, तो अलग शब्द का चयन कर क्या करना है, गाजर आलू मूली, तो इसका आंसर हो जाएगा पालक। ठीक है, पालक क्या है, पत्ता है। आगे देख लेते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, जो जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है। जलालगढ़ किला जो है बिहार के किस जिले में है, तो पूर्णिया जिला में है जलालगढ़ का किला, ये ध्यान रखना है, और ये मुगलकालीन छावनी है। 111 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अलग शब्द का इसमें से जो है चयन करना है, तो गैलन इसका आंसर हो जाएगा। 112 नंबर है कि सोहराब ने अपनी यात्रा मध्याह्न पश्चात जो है 5, 24 और 27 बजे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, आरंभ की और गणतंत्र पर मध्याह्न 7, 34 और 48 बजे जो है पहुंच गए। ठीक है, यानी 5:24 बजे आरंभ और मध्याह्न जो है 7:34 बजे जो है पहुंच गया। भीमा ने वही यात्रा सोहराब के 48 मिनट 23 सेकेंड के बाद शुरू किया। भीमा ने इतना सेकंड बाद शुरू किया और गणतंत्र पर उसके पीछे जो है 40 मिनट 12 सेकंड के बाद पहुंच गया। ठीक है, तो भीमा ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रस्थान करने में समय कितना लगा, तो 5 घंटा 24 मिनट और भीमा का कितना है 48 मिनट 23 सेकंड, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5:48 यानी 6:13 आ जाएगा, 6:13 के लगभग में आ जाएगा। ठीक है, गणतंत्र तक पहुंचने का समय अगर हम बात करें तो 7:34 है और उसका 40 मिनट 12 सेकंड, तो इसको जोड़ देंगे तो 7 से तो 8:15 हो जाएगा। तो 6:15 में से 8:15 में से हम 6:13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा 2 मिनट का 2 घंटा 2 मिनट का आंसर, 2 घंटा 2 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 113 नंबर क्वेश्चन है, 4x क्यूब है,
ये क्वेश्चन है तो x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो कुछ नहीं है, x-2 है, शेषफल पूछा है हमारा, तो x-2 बराबर क्या रख देंगे 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो जहां जहां x है उसका मान कितना रख दीजिए 2 रख दीजिए, जहां जहां पे x है वहां का मान कितना रख देना है आपको, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां का मान रख देना है 2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 चौके 32, ठीक है, यहाँ पे हो गया 32, यहाँ लिख देते हैं 32 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 और प्लस 2 बचे 10 और माइनस 8, ठीक है। जब भी शेषफल निकाले तो x-2 बराबर 0 कीजिए, x बराबर 2 हो जाएगा और x का मान 2 2 पुट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 माइनस, ठीक है, और प्लस 10, तो 32 और 10 कितना हो गया 42, और 42 में से 6 हो जाएगा तो 6 यानी 26 इसका आंसर आ जाएगा, तो हो गया 26, ठीक है। x बराबर क्या पुट किया गया, तो x बराबर है -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना पुट कर देना, पुट कर देना, ठीक है, तो 26 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 114 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे मिरर है, मिरर में कैसा आकृति बनेगा, तो ये जो बनेगा इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये जो नीचे डार्क है तो नीचे ही डार्क रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये इतना समझ रखना है। तो नीचे डार्क है, नीचे डार्क है, नीचे डार्क है, नीचे डार्क है, बारीकी से आपको जो है ना इसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें तो लग रहा है यही ऑप्शन में, क्योंकि देखिए नीचे ही रहेगा, ऊपर वाला सफेद वाला यहाँ नीचे चला गया खत्म, ये ऊपर है, ठीक है, ये खत्म हो गया यहाँ से, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, खत्म, यानी मात्र एक ही बच गया, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों का एक सत्य नहीं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक सत्य नहीं है, तो घसीटा बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी जो सिराजुद्दौला की प्रबल विरोधी थी, क्या ये सही है। प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना प्लासी युद्ध के बाद घटित हुआ था, तो देखिए ब्लैक होल की घटना प्लासी युद्ध के बाद घटित हुआ था, ठीक है, और यही जो घटना है प्लासी के युद्ध का कारण भी बना था। ब्लैक होल की घटना क्या है कि देखिए सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई और उसका उल्लेख किया है कि अंग्रेजी अधिकारी हॉलवेल ने किया था। हॉलवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेजी जिंदा रहे थे, ठीक है। तो ये जो ब्लैक होल की घटना है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन। ध्यान रखना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है, और अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ठीक है। और इस युद्ध में नवाब का जो सेनापति था मिर्ज जाफर वो धोखा दे देता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, हार जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और सिराजुद्दौला जब युद्ध से वापस लौट रहा था तब उसी समय मीर जाफर का जो पुत्र होता है मीरन, वही सिराजुद्दौला का क्या करता है, हत्या कर देता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 107 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें से 116 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि ऑपरेशन जीरो आवर जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो आवर की अगर हम बात करें, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, ठीक है, तो गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर तो पता चल गया होगा, 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए 117 नंबर है कि असंगत शब्द का चयन करना। असंगत इसमें से कौन है, मधुमेह, अस्थमा, कैंसर, अस्थि मज्जा, इनमें से जो है 3 तो बीमारी है और ये अस्थि मज्जा जो है अंग है, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। 118 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इको क्रेडल के रूप में किया जाता है, इको क्रेडल के रूप में किया जाता है, बताइए। इको क्रेडल के रूप में जो है माइसीलियम का किया जाता है, किसका किया जाता है, माइसीलियम का किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि मंगोलिया रोग किसके कारण होता है, मंगोलिया रोग जो है सॉरी मंगोलिज्म, तो मंगोलोरिज्म जो है गुणसूत्र में असंतुलन से ये होता है। नेक्स्ट हमारा है 120 नंबर क्वेश्चन कि भिन्न इसमें से बताना है, तो गिरोह, घात लगाना, पिगलेट या झुंड, ठीक है। तो 3 इसमें से एक समान होगा,
तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा पिगलेट। बाकी गिरोह, घात लगाना, झुंड, ये सब क्या होगा, एक समान हो गया। ठीक है, पिगलेट होता है सुअर का बच्चा होता है, जबकि अन्य समूह से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है 119 नंबर क्वेश्चन, भिन्न में से बताना है। तो 17 का 291 लिखा गया है, तो यानी 17 के स्क्वायर 289 और प्लस 2 91, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2 227, 13 का स्क्वायर 169 लिख दिया गया है, तो यही हमारा हो गया गलत। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम 122 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले में पूर्ण विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति जो है प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39वां संविधान संशोधन के 42वां, तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये अनुच्छेद 74, आर्टिकल पूछे तो 74, और संविधान संशोधन 44, ये ध्यान रखना है, ये आर्टिकल हो गया। ठीक है, आर्टिकल पूछे तो 74। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक 123 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ध्यान से। 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सबस्टेंस को 101 लिखा जा रहा है, सबस्टेंस को 101, सुप्रीम को 94 लिखा जा रहा है, तो पोर्ट्रेट को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो सबस्टेंस एस कितना होता है, एस का कोड 19 होता है, यू का 21 होता है, बी का 2 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, सी का 3 होता है और ई का 5 होता है। इन सबको जोड़िए तो 104 आएगा, और उसमें से 3 घटा दीजिए तो 101 आ जाएगा। उसी प्रकार एस 19 हो गया, 21 हो गया, 16, 18 और 5 और 13 और 5 तो कितना 97 हो गया, और 97 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 94। ठीक है, उसी प्रकार 16, 15, 18, 20, 18, 1, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 20, 90, 10, 100 और 7, 117, 117 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 124 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? बताइए, ओलंपिक जो ज्वाला है वो किसका प्रतीक है? ओलंपिक ज्वाला जो है ना, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच की निरंतरता का प्रतीक है। 125 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे जो इसको सजाना है, ठीक है, तो ये सजाना आसान हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 3, 5, 2, हमने इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, चलिए 126 नंबर क्वेश्चन है, इसका वैकरणोनुपाती क्या होगा? तो वैकरणोनुपाती मतलब 3 और 2 5 बटा, इसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे वैकरणोनुपाती में 3/5 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक तांबे को तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, एक तांबे को तोड़कर जो है इसको क्या बनाया जा रहा है, एक वर्ग बनाया जा रहा है। अब इसमें से हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे यार, पाई का मान 22/7 लेना है, तो 22 का मल्टीपल देख लेना है कि जो 22 से कट जाए, तो ऑप्शन में एक ही है 22 से कटने वाला, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128 नंबर, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी दोनों के उपक्रम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ये ध्यान रखना है कि उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 129 नंबर, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जेसुआ ने कहा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रीजनिंग को जो है ध्यान से पढ़ना है। तो जेसुआ कहता है एक व्यक्ति की ओर देखकर कि वह मेरे पिता के भाई के पत्नी के बेटे की बहन के पिता है, तो चाचा लग गया, और क्या चाचा या ताऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 130 नंबर, आत्मीय सभा, क्या क्वेश्चन पूछा है कि आत्मीय सभा का जो है स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था 1815 में। कहाँ पे किया गया था ये भी ध्यान रखना है, 1815 में कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, कोलकाता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 193 नंबर क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट जो है घोषित किया? यानी 1857 क्रांति को जो राष्ट्रीय क्रांति जो है किसने बताया था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने बताया था। किसने बनाया था? बेंजामिन डिज़रायली ने
बनाया था। 132 नंबर बताया था। 132 नंबर क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पे जो है इस डायग्राम में क्या करना है आपको, फिल करना है। ठीक है, अब देखिए सेम जो है यहाँ पे कौन सा आकृति आएगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले ऐसा बनेगा, तो ये हमारा ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये तो होगा, या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, ये खत्म हो गया। तो बी एस सी में कंफ्यूजन देखिए, यहाँ पे इस कोने में एक बनेगा, तो इस कोने में बनेगा, तो ये कोना पर बनाएगा, तो ये भी खत्म, यानी मात्र बच गया ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, तो अब गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। देखिए होशियांकार, ठीक है, कह रहा है कि होशियांकार यानी सिकल सेल बीमारी जो है का क्या कारण, सिकल सेल जो बीमारी होता है वो किसके कारण से होता है, सिकल सेल बीमारी। ठीक है, तो ये जो है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से और रक्त में ऑक्सीजन की कमी से बीमारी होता है। 134 नंबर है कि मानव हृदय में त्रिवलनी कपाट किन दो आलिंदों के बीच में होता है। ठीक है, त्रिवलनी कपाट बोल रहा है कि कहाँ पे होता है, तो दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में होता है। 125 नंबर है कि दिए गए शब्दों को अर्थ और तर्क के आधार पर जो है व्यवस्थित करना है इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको क्या कीजिए कि ऑप्शन से इसको कीजिएगा ना, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए माउंट आबू है, फिर भारत है, फिर नक्की झील है, फिर विश्व है, फिर राजस्थान है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दिए गए तर्क के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम नक्की झील की बात करें, तो नक्की झील कहाँ पे है, माउंट आबू, नक्की झील माउंट आबू। ठीक है, फिर नक्की झील माउंट आबू के बाद ये माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान कहाँ है, भारत में, और भारत कहाँ है, विश्व में है। तो इसका आंसर होगा 5-1-4-3, 5-1-4-3-2, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन, अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है। अब बताइए कि अबोर जनजाति के बारे में पूछा है। ठीक है, अबोर जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है, अबोर जो है अरुणाचल प्रदेश से है, अबोर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अबोर, डफला अरुणाचल प्रदेश, खोवा अरुणाचल प्रदेश, गालो अरुणाचल प्रदेश, मिसमी अरुणाचल प्रदेश, मोम्बा अरुणाचल प्रदेश, अपातामी अरुणाचल प्रदेश, ये ध्यान रखना है। कर्नाटक में अगर आपसे पूछे तो वाल्मीकि, फिर नायकरा, थेरावा, हक्की पिक्की, बहुत इंपॉर्टेंट, हक्की पिक्की का ये आदिवासी तेल है, लगाइए और बाल बढ़ाइए। ठीक है, कितना फेक प्रोडक्ट जो है बेचा जा रहा है। तो हक्की पिक्की जो जनजाति है कर्नाटक में ही है, इडुला कर्नाटक में ही, जेनुकुरुबा कर्नाटक में ही, टोडा, वर्ली, ये ध्यान रखना है। गुजरात की अगर हम बात करें तो भील गुजरात की है, बड़दा, कोली, डबरा, खाड़ी, चारण, रतवा। ठीक है, मध्य प्रदेश में भील, गोंड, नगड़िया और सॉरी, ठीक है, अगड़िया है शायद, बिंजवाड़ है, प्रधान है, खैरवाल है, कोल है, कोटकू है, सहरिया है, ओझा है, बैगा है, ये सभी जो है वहां का। आगे देख लेते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की लुप्त संख्या का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी का कोड कितना होता है, सी का कोड होता है 3, एन का कोड कितना होता है 14, 14 में 3 से गुना कीजिए तो कितना आता है 42, अब 42 में 2 से भागा देने पर लिखा हुआ है 21। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो एल का कोड कितना होता है 12 और आई का कोड होता है 9, और 12 में 9 से गुना करेंगे और 2 से हम क्या करेंगे भागा, तो 2 छक 12, 9 छक 54, यानी 54 इसका आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 155 नंबर क्वेश्चन। 155 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 138 का, हम ध्यान दे रहे हैं यार, 155 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए x बराबर 9 और y बराबर जो है √17 रखना है। तो x माइनस एक्स के स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर और पावर 1 -1/3 और -1 का जो है मान इसमें से निकालना है। तो देखिए x स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया। तो 81 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64, यहाँ पे समझिएगा। और 64 के पावर क्या लिखा गया है -1/3 लिखा गया है, और फिर क्या लिखा गया है -1 लिखा गया है। तो 64 को हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके पावर भी -1/3 है। तो ये 3 मारिए, खत्म कीजिए इसको। ठीक है,
तो 4 के पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है -1, तो 4 के पावर -1 को लिख देंगे 1/4 और -1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो -3 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओ 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 हो गया -3/4। बाकी आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम a के पावर -n लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a के पावर n, ये तो पता होगा। जैसे अगर कोई संख्या में 2 के पावर 3 लिखा गया है, इनवर्स इसे बोला जाता है, माइनस नहीं बोला जाता है, लेकिन इसको हम अगर हम प्लस करना चाहते हैं तो 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 लिखते हैं। यही किया गया है और क्या, कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन बोला है कि हरि ने जो है 11.03% की समान ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 100 का निवेश किया। 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए दीपू को कितना निवेश करना चाहिए कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो है क्या हो, 10% की जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हरि ने 11.03% की समान ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 100 निवेश किया, ठीक है। तो 3 साल बाद क्या कर रहा है कि 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए दीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो हम सभी जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, P + P इंटू R गुने T/100। तो हमें मूलधन तो पता नहीं है, तो x इंटू 1 + 10/100 के पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं 10% 100 रुपये का निवेश किया, 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 100 लिखेंगे प्लस 100 गुने 11.03 3 साल के लिए और बटा 100 और बराबर इसको क्या लिखेंगे, x इंटू और 1 प्लस 10 बटा क्या लिखेंगे 100 ओके पावर कितना 3। इसको बराबर कर देंगे तो x का मान हमें निकल के आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 100 रुपया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत की केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। भारत के जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है इसका मुख्य कार्य इसमें से पूछ रहा है। तो केंद्रीय जो सीबीसी होता है वो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। अभी रीजनिंग में जो है क्या किया गया होगा आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए याद रखना है कि सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य जो होता है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच करना होता है। अब ये अगर आपसे पूछ दे कि जो, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसमें, इसकी स्थापना कब हुआ था। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना याद रखना है 1964 हुआ था, फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुआ था संधानम समिति की सिफारिश पर हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, पूछता है क्वेश्चन में किस समिति की सिफारिश पर, संधानम समिति की सिफारिश पर हुआ है, ये ध्यान रखना। और इसकी नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता जो है मौजूद रहते हैं और उन्हीं के सिफारिश पर होता है। और 3 सदस्यीय समिति का जो अध्यक्ष बनता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्री और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता, जैसे अभी प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी, विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, तो ये तीनों मिलकर चुनेंगे। लेकिन इसमें जो अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा वो प्रधानमंत्री निभाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सीबीसी का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल या 65 वर्ष का होता है, जो भी पहले हो जाए। हटाया राष्ट्रपति के द्वारा ही जाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग 141 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 13 है, 8 है, 25 है, तो 13 - 8 करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 के स्क्वायर 25, 12 में से 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 के स्क्वायर 25, 15 में से 9 करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। 142 नंबर क्वेश्चन है कि TCA, जिसे हम क्या कहते हैं टाइका बॉक्सिलिक अम्ल चक्र, किसके उत्पादन के रूप में होने के दौरान होने वाली जो महत्वपूर्ण घटना है, ये हमसे पूछा है। तो CO2, NADH और FADH2
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम लोग 143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इनमें से पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लाइकोजिन है, ग्लाइसिन नहीं। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए कि सेम फिगर आपको किस में दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेम फिगर अगर आप देखना चाहें तो इसमें जो है किस में दिख रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे पहला ही आपको दिख रहा होगा ये हमारा फिगर, ठीक है, यानी ए में दिख रहा है, तो हो गया इसका आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 145 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि किसी राज्य की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस कारण से प्रभावित होती है। किसी राज्य की जनसंख्या जो है किसके कारण, तो जनन क्षमता से प्रभावित होती है, कितना बच्चा जन्म ले रहा है, प्रजनन से, मृत्यु दर से, सभी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 5 6 को 31 लिखा गया, यानी 5 का क्यूब और 6 131, 125 प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 5 300, 7 का क्यूब 343 प्लस 48 हो गया। अब 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है, और 729 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17 यानी 737 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 147 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो स्मार्ट ओडीपी एक नवाचार है, ये संबंध किससे है, तो ये पैखाना से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा होगा स्वास्थ्य से संबंधित है, और पैखाना जो है स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, स्मार्ट ओडीपी। नेक्स्ट हमारा 148 नंबर, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जो है क्या है IBSA वर्ल्ड गेम्स में किस देश को हराकर जो है स्वर्ण पदक जो है जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। नेक्स्ट हमारा 149 नंबर, डुरंड कप 2023 का खिताब जो है किसने जीता था, तो डुरंड कप जो हुआ था ना उसका जो है मोहन बगान ने जीता था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा हल करना, ठीक है, हल करना है, ये ध्यान रखना है। हल करना क्या है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 4225 और 1225 और प्लस 6। अब इन तीनों का मान अगर आपको पता होगा, 4225 का वर्गमूल तो कितना होता है, 65 होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें 1225 किसका होता है, तो 35 का वर्गमूल होता है, ठीक है। और प्लस क्या करना है, 6 करना है। अब 65 में से 35 जाएगा तो छोड़िए, अभी 65 और 6 को जोड़ देते हैं तो 71 हो गया, और फिर 35 घटा देते हैं तो 6 5 11, यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 6 36, यानी ये ध्यान रखना है कि 1296 होता है। हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। और ये किस किस एग्जाम के लिए कंप्लीट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने बता दिया। आप BPSC ASO का एग्जाम दे रहे हो, बिहार SSC 10+2 CGL 4 का जो वैकेंसी आने वाली है उसका, BSO या SSO की वैकेंसी जो आई है उसका, ठीक है। इसमें सोचिए कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं तो आप सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन मैथ के हैं तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 75 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन साइंस के हैं तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन जीके के हैं तो वो भी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबका जो है में क्या, सबका जो है अच्छे से जो है हमने एनालिसिस भी करा रखा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगा, ठीक है। और बिहार पुलिस है तो उसमें भी हेल्पफुल करेगा, उसका भी एग्जाम डेट आ गया तो उसका भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर देते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय